हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी बच्चों का जो है वो हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत ज्यादा नमस्कार है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे जो हैं वो बढ़िया होंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन को पढ़ाया था, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और आप देख रहे होंगे आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो प्रकाश के अपवर्तन का टॉपिक होने वाला है। तो जिस तरीके से मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन एक नेक्स्ट लेवल पर आपको पढ़ाया है, उसी तरीके से हम आपको प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ाने का जो है वो काम करने वाले हैं। तो बने रहिए आप लोग क्लासेस में और क्लासेस का पूरा आनंद लीजिए, क्योंकि क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यही सबसे ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लियर? तो ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और आपकी क्लासेस को जो है हम वो क्या करेंगे, स्टार्ट करने का काम करेंगे। ठीक है ना? चलिए फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाइए और वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड के पास वीडियो को पढ़ने के बाद जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप अच्छी क्लासेस पढ़ रहे होंगे और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे तो आपका भला जो है वो पहले होने वाला है। क्लियर? तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे और हम सीधे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश का अपवर्तन है। और जिस लेवल पर आपको पढ़ा देंगे, आपको इससे बेहतर क्लासेस आपको लगने वाली है ही नहीं कहीं पे। ठीक है ना? चलिए, तो हम बात करते हैं हमारा जो प्रकाश का, हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो सबसे पहले अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश किरण का विचलन। ठीक है ना? क्या होता है अपवर्तन का मतलब? अगर आपसे पूछे तो अपवर्तन का मतलब सीधे सीधे आप समझिए प्रकाश किरण का विचलन। ठीक है? अपवर्तन का मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि क्या होता है। तो अपवर्तन का सीधा सीधा मतलब आप समझिए प्रकाश किरण का जो है वो विचलन। ठीक है ना? कैसे प्रकाश की किरण का विचलन होता है, आइए मैं इन्हीं के बारे में आपको चीजों को जो है वो बेहतर तरीके से आपको बता रहे हैं। आप समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है चीजों को? तो प्रकाश किरण का जो विचलन होता है वो कैसे होता है, इसी को तो हमको समझना है। अभी आप डिफिनेशन पर मत जाइए, अभी आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उस पर फोकस करिए। ठीक है? जैसे जैसे आपको चीजें बताई जाएंगी वैसे वैसे आप समझिएगा। ठीक है ना? कैसे, देखिएगा। सपोज ये कांच का एक गुटका है। ये क्या है आपका? ये सपोज एक, मान लीजिए किस चीज का ये गुटका है आपका। मान लेते हैं ये कांच का एक आयताकार गुटका है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना? और बाहर का जो माध्यम है, ऊपर का जो माध्यम है, यहां पर ये सपोज क्या है आपका, वायु है। क्या है? आपका ऊपर का जो माध्यम आप देख रहे हैं वो माध्यम वायु है और ये कांच है। क्लियर? बात को समझिएगा ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं। अभी तक आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। अभी तक आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। तो उसमें आपने क्या देखा होगा प्रकाश के परावर्तन में? तो उसमें आपने एक बात तो ये देखा होगा कि उसमें पॉलिश लगी होती थी। जैसे उसमें कोई दर्पण ऐसे होता था तो उसमें एक साइड पॉलिश लगती थी, जिसकी वजह से प्रकाश किरण टकरा के वापस चला जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई पॉलिश आपको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका परावर्तन नहीं पढ़ना है, यहाँ अपवर्तन पढ़ना है। और जब बात अपवर्तन की होगी तो प्रकाश वायु से कांच में जाएगा, तो इसका मतलब है ये जो माध्यम है ये पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी माध्यम है, मतलब प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड पार कर जाएगा। तो मतलब ये जो माध्यम है वो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, मतलब प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड जो है वो जा सकती है। क्लियर? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम करेंगे क्या, यहां पर प्रकाश वायु से चलकर सपोज कांच में प्रवेश करेगा। कैसे? आइए बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इस तरीके से प्रकाश के किरण की, तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण ऐसे चलकर आएगा। ठीक है? प्रकाश की किरण जो है इस तरीके से चलकर आएगा, जैसा आप देख रहे होंगे इस तरीके से। एक मिनट। तो इस तरीके से प्रकाश की किरण जो है वो चलकर आएगा ये। क्लियर? अब हम जानते हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश को इस तरीके से चल के चले जाना चाहिए ऐसे। प्रकाश अगर सीधी रेखा में चलता है तो प्रकाश को ऐसे सीधी रेखा में चले जाना चाहिए। लेकिन अभी प्रकाश यहां पर पहुंची है, ऐसे जाना चाहिए। ये रोड है और इस रोड पे चलकर समझ लीजिए प्रकाश को आपको जाना है। क्लियर? तो ये प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आकर गिरी, ये प्रकाश की किरण चलकर आई है इस तरीके से ना, तो आने वाली जो किरण होता है उस किरण को हम लोग जो है वो नाम देते हैं। वो किरण हमारी कौन सी होगी?
तो आने वाली किरण का जो नाम होगा आपका बेटा वह आपका होगा आपतित किरण। क्या होगा? आपतित किरण होने वाला है। क्लियर? और इस तरीके से प्रकाश जिस बिंदु पे गिरा है ना, उस बिंदु को आपका बेटा पता है क्या कहते हैं? उस बिंदु को आपका बोलते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण गिरती है वो बिंदु जो ये आप देख रहे हैं, इस बिंदु को हम लोग जो है वो आपतन बिंदु बोलते हैं। मतलब जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण आके गिरेगी उस पॉइंट को हम आपतन बिंदु बोलेंगे। अब यहां पर हम लोग अभिलंब खींच देंगे। हमने आपको पहले ही बताया है कि आपतन बिंदु पर अभिलंब क्यों खींचते हैं, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि यहां माध्यम चेंज हो रहा है। आपतन बिंदु पर इस तरीके से एक अभिलंब खींच देते हैं और इस आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से यह पता चल रहा है यहां पर कि यहां प्रकाश की किरण माध्यम चेंज कर रही है। और अभिलंब से आपका पता चलेगा कि कोण ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, ये भी पता चलता है। क्लियर? तो हमेशा आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा ऐसे डैश डैश करके सीधी खींच देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। ये हमारा जो है इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये आपका अभिलंब हो जाएगा। चीजों को बड़े ध्यान से आपको समझना है जैसे बता रहे हैं। अब प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ होता पता क्या है? यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है वो सीधे ना जाकर आपका क्या होता है? मार्ग ऐसे चेंज कर देता है। प्रकाश की जो किरण है वो सीधे ना जाकर इस तरीके से आपका क्या करता है? मार्ग चेंज कर देता है। ठीक है? प्रकाश की किरण को आपका सीधा जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश की किरण सीधे नहीं जाता है ऐसे, वो क्या करता है? रास्ता अपना बदल देता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से जो है ये प्रकाश की किरण क्या हो गई? चेंज हो गई। जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो अपने मार्ग से जो है सीधे जाना चाहिए था, लेकिन मुड़ गई। तो इस तरीके से जो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से मुड़ गई है, उस प्रकाश की किरण को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? इस प्रकाश की किरण को हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। इस प्रकाश की किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्लियर? लिख लीजिएगा आप पूरा पूरा, अपवर्तित किरण इसका नाम होगा। तो अब क्या हुआ? यह बात तो आपने देखा कि यहां प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, तो प्रकाश की किरण इस तरीके से मुड़ गई। आइए एक कंडीशन और देखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा चीजों को। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, दूसरा कंडीशन हमारा क्या होने वाला है। अब दूसरे कंडीशन में अगर हम देखेंगे इस तरीके से, तो सपोज ये वायु सॉरी ये कांच है आपका, ये जो है आपका ये क्या है? ये आपका जो है एक कांच का गुटका आप देख रहे होंगे इस तरीके से कि ये आपका कांच का गुटका है, और यहाँ बाहर का जो माध्यम ये आप देख रहे हैं, ये माध्यम सपोज आपका वायु है। पहले क्या था? प्रकाश जो है वो किससे किस में जा रहा था? वायु से कांच में जा रहा था। लेकिन दूसरे कंडीशन में हम देख रहे हैं प्रकाश जो है वो कांच से किस में जा रहा है? वायु में जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या देखते हैं? ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा? तो यहां भी वही चीज लगाएंगे कि प्रकाश जो है वो कांच से चलकर ऐसे जाएगा। सपोज प्रकाश सपोज ऐसे कांच से चलकर जा रहा है। अब जिस बिंदु पर प्रकाश गिरेगा वो बिंदु आपका आपतन बिंदु हो जाएगा। तो ये आपका आपतन बिंदु हो जाएगा और ये आपका आपतित किरण हो जाएगा। ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा? आपका आपतित किरण हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं ये हमारा जो है ये आपतन बिंदु है, ये हमारा जो है आपका क्या है? तो ये हमारा जो है वो आपका आपतन बिंदु है। क्लियर? ये आपका आपतन बिंदु है। और करेंगे हम क्या? इस आपतन बिंदु पर खींच देंगे एक सीधी रेखा जिसे अभिलंब कहते हैं। जैसा काम इसमें किया है वही काम इसमें भी करेंगे। यहां पर क्या कर देंगे? ये आपका जो है ये आपका जो है वो अभिलंब हो जाएगा। ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। क्लियर? तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में भी आपका प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में जाना चाहिए। हम जानते हैं ऐसे कंडीशन में आपका प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में जाना चाहिए। मतलब प्रकाश जो है इस तरीके से चलकर ऐसे प्रकाश को जाना चाहिए सीधी रेखा में। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है? जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है? तो ऐसे कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रकाश की किरण है वो जब कांच से वायु में जाता है तो उसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन रास्ता चेंज कर देता है और वो इस तरीके से चला जाता है। रास्ता चेंज करता है और इस तरीके से चला गया, अपना वास्तविक पथ से हट गया। तो इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे?
तो हम जानते हैं ये किरण जो होगी हमारी, ये कौन सी किरण होगी? जो किरण अपना मार्ग चेंज कर लेता है उस किरण को हम लोग अपवर्तित किरण बोलते हैं। समझिएगा अपवर्तित किरण क्या होता है? जो अपने रास्ते को चेंज कर लेता है, अपने वास्तविक पथ को चेंज कर लेता है। वास्तविक पथ मतलब ये, वास्तविक पथ मतलब ये, और वास्तविक पथ चेंज हो गया यहां भी, वास्तविक पथ चेंज हो गया यहां भी। तो ऐसी किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। जो किरण अपना मार्ग चेंज कर लेती है उस किरण को बेटा आपका क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्लियर? अब समझिएगा आगे चीजों को, आगे चीजों को समझिएगा क्या होगा। अब हम क्या बताने जा रहे हैं आपका, तो आप देख रहे होंगे यहां, अगर हम आपसे बताएं प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जो होती है वो गैस में होती है। उससे कम प्रकाश की चाल जो होती है आपका वह द्रव में होता है। और सबसे कम अगर प्रकाश के चाल की बात करेंगे तो सबसे कम प्रकाश की चाल जो होती है वो किसमें होती है? ठोस में होती है। क्लियर? जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है वो हमारा ठोस, जिसमें प्रकाश की चाल उससे ज्यादा द्रव, जिसमें सबसे ज्यादा वो आपका गैस होगा। तो अगर हम बात करें गैस की, तो गैस हम किसको माने हैं? वायु को माने हैं। देखिए वायु जो है वो क्या है? यहाँ पर गैस है। और कांच क्या है? कांच जो है आपका ठोस है। ठोस जो है हमने किसको लिया है? कांच को लिया है। आपका ठोस जो है वो कांच है। यहां द्रव लिए ही नहीं है तो द्रव से अभी हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जो होती किसमें होती है? आपका सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जो होती है वायु जो होता है, इसमें प्रकाश की चाल मैक्सिमम, और कांच में प्रकाश की चाल जो है वो मिनिमम होती है। मैक्सिमम वायु में होती है और जो है मिनिमम अगर हम बात करें तो मिनिमम जो है आपका वो कांच में होता है। क्लियर? तो यहां प्रकाश की किरण, प्रकाश की चाल जिसमें ज्यादा होगी उसे विरल माध्यम मानेंगे, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम सघन माध्यम मानेंगे। तो बताइए प्रकाश की चाल वायु में ज्यादा होगी कि कांच में? वायु में ज्यादा होगी। तो वायु को हम लोग जो है वो कैसा माध्यम मानेंगे? वायु को हम लोग मानेंगे विरल माध्यम। क्या मानेंगे? वायु को मानेंगे विरल माध्यम बेटा आपका। ठीक है? और कांच को जो है हम लोग मानेंगे, कांच हमारा जो होगा वो हमारा सघन माध्यम होगा। इस तरीके से चीजों को बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाएंगे, समझते रहिएगा बस चीजों को। वायु जो है आपका वो विरल माध्यम होगा, कांच आपका सघन माध्यम होगा। क्यों? कांच में चाल कम होती, वायु में ज्यादा होगी प्रकाश की चाल। तो ऐसे यहां पर कांच है ना, तो कांच हमारा जो क्या है? कांच हमारा जो है आपका वह है सघन माध्यम। ठीक है? और वायु की अगर बात करें तो बेटा वायु जो है आपका वो कैसा माध्यम है? तो वायु जो आपका है वो विरल माध्यम है। वायु जो है आपका वो कैसा माध्यम है? वायु जो है आपका वह विरल माध्यम होने वाला है। तब इस बात से क्या समझे? इस बात से हम समझे कि यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो प्रकाश की किरण है ये उसका वास्तविक पथ है। जो डैश डैश करके आप देख रहे हैं ये प्रकाश का क्या है? ये आपका वास्तविक पथ है। ठीक है ना? और ये भी आपका जो है ये प्रकाश का क्या है? वास्तविक पथ, मतलब प्रकाश को वास्तव में इस पर से जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ क्या दोनों कंडीशन में? नहीं। इसमें आप देखेंगे वास्तविक पथ से प्रकाश जो है, ये प्रकाश की किरण वो अभिलंब की ओर मुड़ गई है, मतलब हम कह सकते हैं अभिलंब की ओर झुक गई है। और इसमें देखेंगे ये अभिलंब है और ये प्रकाश की किरण अगर इस पे से जाती तब तो ठीक था, लेकिन दूर हट गई है। तो इसमें प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से दूर हट गई है और इसमें प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ गई है। तो कहने का मतलब जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर की ओर? आपका प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है? तब प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो बेटा ऐसे कंडीशन में आपका जो प्रकाश है वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसे कंडीशन में आपका जो है प्रकाश की किरण वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो प्रकाश की किरण आपका अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अब क्या इसमें हमको देखना है? चीजों को समझिएगा।
तो अब किसे कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन? अगर हम बात करें प्रकाश के अपवर्तन की तो किसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन? आइए बात करते हैं। ठीक है, तो यहां अगर आप देखेंगे तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इसको हम बोलते हैं समांगी एवं पारदर्शी माध्यम। क्या बोलते हैं? समांगी एवं पारदर्शी माध्यम। समांगी का मतलब पूरा कांच का ये पूरा फ्रेम जो आप देख रहे हैं ये पूरा कांच का है, तो उसको हम बोलेंगे समांगी एवं पारदर्शी। प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है ना, तो पारदर्शी ही तो हुआ ना। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जब समांगी पारदर्शी माध्यम से इससे दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में, देखिए यहां लिखा हुआ है, दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अपने मार्ग से क्या हो गई है? मुड़ गई है ना। तो प्रकाश की जो किरण है वह अपने मार्ग से क्या हो गई है? तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित मतलब, विचलित का मतलब मुड़ जाती है। विचलित मतलब आपका क्या होता है? मुड़ जाती है। क्लियर? तो प्रकाश की किरण जो है वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जो ये आप देख रहे हैं, तो इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? मतलब जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से क्या होता है? हट जाती है, मुड़ जाती है। तो इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें दो बात मैंने आपको बताई, क्या कि एक कंडीशन में प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है और एक कंडीशन में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो दोनों में आप क्या देखें? दोनों में देखें कि जब प्रकाश विरल से किसमें प्रवेश करता है? जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये आप देखे होंगे यहां पर। क्लियर? लेकिन जब आपकी बात करेंगे जब प्रकाश किससे जाता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से आपका किसमें जाता है? विरल माध्यम में जाता है, तो आप देखे होंगे प्रकाश जो है इस तरीके से वो क्या होता है? अभिलंब से इस तरीके से दूर हट जाता है, जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है। क्लियर? तो दो बात ये ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और सघन विरल आप कैसे पहचानेंगे? तो वायु है, तो वायु गैस है और गैस में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। और जल है अगर, तो जल में प्रकाश की चाल कम होती है, तो जल को सघन मानेंगे। हालांकि यहाँ पर कांच है तो कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम है, तो कांच को हम लोग जो है वो सघन मान लिए। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये लिख लेंगे अच्छे से। उसके बाद आइए हम बात करते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है। आगे हम बात करते हैं, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? समझिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो क्या होता है? ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपका क्या होता है? प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण का वेग चेंज हो जाता है और दिशा बदल जाती है। अभी देखे हैं आपने, दिशा तो चेंज हो गई है, ये बात आप समझ ही रहे हैं, दिशा चेंज हो गई है। लेकिन ऊपर चाल ज्यादा थी विरल में, सघन में चाल कम थी, तो वेग भी तो चेंज हो रहा है ना। तो ये चीज तो आपको यहां से पहले ही पढ़ा दिए हैं कि वेग और दिशा बदल जाती जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती। ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पहला माध्यम, इसको बोल सकते हैं हम लोग दूसरा माध्यम। ठीक है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यहां से स्पीड भी चेंज हो गया और साथ में दिशा भी देखिए बदल गया। तो वही लिखा है, तो दूसरे माध्यम में वेग तथा दिशा बदल जाती है। और अभी अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि जब प्रकाश विरल माध्यम सघन से विरल में प्रवेश करती है, देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है आप अगर देखेंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से किसमें प्रवेश करती है? विरल माध्यम में। कंडीशन नंबर कौन सा है? देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए यहां पर सीधा सीधा आपका लिखा है, तो वह जो प्रकाश की किरण है अभिलंब से दूर हट जाती है इस तरीके से। तो प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाती है। अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहे तो आपको इस तरीके से बना के दिखा भी सकते हैं। क्लियर? कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो इसका डायग्राम हम इस तरीके से देखिए बना लेंगे। ये ले लिया,
और प्रकाश को किससे किस में जाना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है। तो मतलब ये माध्यम जो हम लेंगे, ये माध्यम हमारा सघन होना चाहिए, सघन माध्यम होना चाहिए, ठीक है। और ये माध्यम जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, ये माध्यम जो है हमारा वह क्या होना चाहिए आपका, तो ये माध्यम जो है आपका बेटा वह होना चाहिए विरल माध्यम। क्या होना चाहिए कि एक माध्यम सघन है, दूसरा माध्यम विरल है। तो अगर हम सघन माध्यम की बात करें तो आपका कांच ले सकते हैं, और विरल माध्यम में हम वायु ले सकते हैं या जल भी ले सकते हैं। विरल माध्यम में जल ले सकते हैं, क्यों, कांच से कम चाल होती है जल की, क्या नहीं, कांच से ज्यादा चाल जो होती है वो जल में होती है। तो जिसमें चाल ज्यादा होगी उसे विरल मानेंगे, जिसमें चाल कम होगी उसे सघन मानेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, एक प्रकाश की किरण लेंगे जो चलकर आएगी सीधी रेखा में। तो इस तरीके से प्रकाश जो है वो चलकर आएगी ऐसे सीधी रेखा में। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश को सीधी रेखा में जाना चाहिए, ऐसे प्रकाश को ऐसे सीधी रेखा में जाना चाहिए आपका। लेकिन यहां पर जिस पॉइंट पर प्रकाश आकर गिरती है, ये यहां पर हम लोग क्या खींच देंगे, यहां पर हम लोग अभिलंब खींच देंगे। जानते हैं आप लोग पहले से कि यहां पर हम लोग क्या खींच देंगे, इस तरीके से अभिलंब खींच देंगे। जैसा आप देख रहे होंगे यहां पर हमने अभिलंब खींच दिया। तो अब प्रकाश का ये वास्तविक पथ है। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये प्रकाश का जो है वास्तविक पथ है। और प्रकाश सीधी रेखा में अगर चलता है यहां पर, तो प्रकाश को अपने वास्तविक पथ पर होकर जाना चाहिए था। लेकिन अब क्या होता है, प्रकाश सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। पढ़े हैं ना पहले से कि प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यहां से लिखेंगे, जो बात लिखे हैं वो हम लोग करेंगे भी, कि प्रकाश अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाती है, ठीक है। जो प्रकाश है वो अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब आपका ये देखिए अभिलंब है और यहाँ प्रकाश की किरण वास्तविक पथ से इधर चली गई, मतलब अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गई। मतलब पहले इतना था, बाद में इतना और बढ़ गया। तो कहने का मतलब प्रकाश अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गई। अब ये आने वाली किरण है, तो आने वाली किरण को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आने वाली किरण को बोलते हैं अपन लोग क्या, आपतित किरण आपका बोलते हैं। क्लियर है ना, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। और जो किरण अपना रास्ता चेंज कर देती है उस किरण को हम लोग अपवर्तित किरण बोलते हैं। उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पर प्रकाश ये आके गिरा है, इस पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को आपतन बिंदु बोलते हैं। और जो ये सीधी काल्पनिक रेखा आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीधी काल्पनिक रेखा को हम लोग जो बोलते हैं वह आपका जो है वो अभिलंब होता है। तो प्रकाश की किरण जो है वो आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, कांच से जल में प्रवेश करता है ना। और इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि प्रकाश अभिलंब से क्या हो गया है, दूर हट गया है। तो ये पॉइंट हो गया आपका पहला। क्लियर, आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ठीक है। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं इस तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में आता है, तो यहाँ पर देखिए वही बात लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर भी आपका वही बात लिखा हुआ है। कौन सी बात, कि जब प्रकाश किरण विरल से, इस बार विरल से सघन माध्यम में है ना, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से किसमें प्रवेश करती है, आपका सघन में, तो आपने देखा है प्रकाश की किरण क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आइए इस कंडीशन का भी हम डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। तो इस कंडीशन का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो इसका भी इस तरीके से बना लेते हैं। ये हो गया, और ऊपर जो है सपोज हमने क्या ले लिया, आपका जल ले लिया, और नीचे आपका जो है हमने वो क्या ले लिया, कांच ले लिया। तो बताइए प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होगी, जल द्रव है ना, और कांच ठोस है, तो ठोस से ज्यादा द्रव में होती है। तो जल को हम लोग क्या मानेंगे, जल हमारा जो है वो विरल माध्यम है। जल हमारा कैसा माध्यम है, आपका विरल माध्यम है। और कांच जो है हमारा आपका वह कैसा माध्यम है, तो अगर हम बात करेंगे कांच की, तो बेटा कांच हमारा जो है वो कैसा माध्यम है, तो हम जानते हैं कांच हमारा जो है वो सघन माध्यम है। क्लियर, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम अभिलंब पहले से खींच ले रहे हैं, ठीक है। हम अभिलंब को पहले से ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये हमारा अभिलंब है,
ये हमारा जो है ये क्या है, ये आपका अभिलंब है। अब एक आपतित किरण हम लोग लेते हैं, क्या करते हैं, एक आपतित किरण हम लोग लेंगे इस तरीके से, देखिएगा ध्यान से। तो यहां से हम लोग आपतित किरण लेंगे, हम लोग ऐसे जानते हैं कि आप ये एक आपतित किरण है और जिस बिंदु पर गिरता है ये बिंदु आपका कौन सा बिंदु होता है, बताइए। अब तो आपको बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये बिंदु आपका जो है वो कैसा बिंदु है, आपका आपतन बिंदु है। आने वाली किरण है ये ना, तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आने वाली किरण को आपका हम बोलते हैं कौन सी किरण, आने वाली किरण आपका जो है वो आपतित किरण होता है, ठीक है ना। अब प्रकाश हम जानते हैं अगर सीधी रेखा में चलता है तो प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था। फिर से देखिए, अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, ये प्रकाश का वास्तविक पथ है, मतलब प्रकाश को स्पर्श से होकर जाना चाहिए था। लेकिन यहां लिखा प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है, कब, जब विरल से सघन में जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि प्रकाश की जो किरण है वो इस तरीके से चली जाएगी। तो यहां से प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हो गई है, मुड़ गई है। तो इस किरण को हम लोग कौन सी किरण कहेंगे, ये किरण हमारा जो हो जाएगा, ये किरण आपका हो जाएगा अपवर्तित किरण। ये किरण आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है ये अपवर्तित किरण हो जाएगा और ये आपका जो है ये क्या होगा, ये आपका जो है वो अभिलंब है। तो आप देख रहे होंगे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में यहाँ प्रवेश कर रहा है तो वो क्या होता है, विरल से सघन में जब जा रहा है तो क्या हो रहा है कि वो अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ गई है, इधर की ओर मुड़ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया प्रकाश का अपवर्तन, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन में जो दो कारण होते हैं कि एक अभिलंब से दूर हट जाती है और एक जो होता है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये दो बात आप लोगों ने क्या किया, सीखा, क्लियर। बात करते हैं आगे, नोट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अपवर्तन का नियम है, ठीक है। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसी से जुड़ा नियम है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से अपवर्तन का नियम क्या होता है, समझिएगा कि अपवर्तन का जो नियम होता है वो क्या होता है, आपको हम समझाते हैं, क्लियर। तो अपवर्तन के नियम को पढ़ने के लिए हम एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अपवर्तन के नियम को पढ़ने के लिए हम लोग फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं, या आप कहें तो हम इसी डायग्राम को लेके चलें। अगर आपको कोई इशू ना हो तो हम इसी डायग्राम को लेके चलते हैं। अगर कोई भी इशू आपको ना हो तो हम इस डायग्राम को आपके साथ लेके चलते हैं। नहीं जाने वाला है, छोड़िए, बना ही लेते हैं। तो अपवर्तन के नियम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपवर्तन के नियम को इस तरीके से पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं, इसको चीजों को समझते हैं। तो अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे हम लोग इस तरीके से, तो हम जानते हैं इस तरीके से, सबसे पहले इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, एक सरफेस ले लेंगे ट्रांसपेरेंट, मतलब प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड जाएगा, पॉलिश करनी नहीं है। और क्या करेंगे, इस पर अभिलंब पहले से ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर अभिलंब इस तरीके से हम पहले से खींच ले रहे हैं, ये आपका जो है ये आपका अभिलंब का काम करने वाला है, क्लियर। तो ये आपका जो है अभिलंब हो जाएगा। तो यहां हम नाम लिख लेते हैं, आपका ये जो सीधी रेखा आप देख रहे हैं अभिलंब होती है, ये आपका जो है अभिलंब हो गया। अब एक प्रकाश की जो किरण है इसी पर चलकर आएगी, एक प्रकाश की किरण जो है ऐसे चलकर आएगी सीधी रेखा में, ऐसे देख रहे होंगे आप ये सीधी रेखा में। तो जो किरण चलकर आती है सीधी रेखा में, हम लोग जानते हैं उस किरण को क्या बोलते हैं, उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर आकर ये प्रकाश की किरण गिरी है हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो आपको पहले बता चुके हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आपका आपतन बिंदु बोलते हैं। अब होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, देखिएगा ध्यान से कि प्रकाश इस तरीके से सीधी रेखा में अगर चलता है तो प्रकाश को ऐसी सीधी रेखा में जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।
लेकिन होता क्या है, ये प्रकाश का वास्तविक पथ है, ये आपका जो है ये प्रकाश का जो है ये वास्तविक पथ है, और प्रकाश को अपने वास्तविक पथ से होके जाना चाहिए। प्रकाश को जो है ये प्रकाश जो आई है इसको अपने वास्तविक पथ से होके जाना चाहिए था। लेकिन अब करते क्या है कि ये जो प्रकाश की किरण है अपने वास्तविक पथ से ना जाके अपने मार्ग को चेंज कर देती है। तो जो प्रकाश की किरण अपने मार्ग को ऐसे चेंज कर लेता है उस किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये हमारा जो है ये अपवर्तित किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अपवर्तित किरण हो जाएगा। तो अब देखना क्या है इसमें जरूरी बात कि ये आपका आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग आई से लिखते हैं, और आई को हम लोग क्या बोलते हैं? आई को हम लोग जो है वो बोलते हैं आपतन कोण। आई जो है हमारा वो क्या होगा? आई आपका जो है वो आपतन कोण होगा। क्लियर? और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये आपका अपवर्तित किरण है और ये आपका अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो किरण अपवर्तित हुई है अपने मार्ग से उसके और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आर से लिखते हैं, और यहां आर को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉरी, तो यहां आर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहां आर जो है आपका वह क्या होगा? आर आपका जो है वो अपवर्तन कोण होने वाला है। क्लियर? आर यहां से क्या होगा? तो बेटा आपका आर जो है वो आपका अपवर्तन कोण होगा। तब किसे कहते हैं अपवर्तन का नियम? इसी को हमको समझना है। तब किसे कहते हैं आपका अपवर्तन का नियम? आइए हम लोग समझते हैं ध्यान से। ठीक है, अपवर्तन का नियम किसे कहते हैं? तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे परावर्तन के दो नियम थे तो वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जिसमें पहले नियम की अगर हम बात करें तो पहला नियम आपका क्या होने वाला है, आइए उस पर बात करते हैं। तो आप देखेंगे पहले नियम में, अगर पहले नियम की बात करें तो आप अगर पहले नियम में देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, अगर हम बात करें अगर पहले नियम में आप देखेंगे तो पहले नियम में ये आपका जो है ये आपका आपतित किरण है। ठीक है, ये आपका आपतित किरण है और ये आप देख रहे हैं ये आपका जो है ये अपवर्तित किरण है, और ये आपका क्या है? अभिलंब है। ये जो देख रहे हैं आप अभिलंब है। ठीक है, तीनों कहां पर हैं? आपतित किरण भी आपतन बिंदु पर है, अपवर्तित किरण भी आपतन बिंदु पर है, अभिलंब आपतन बिंदु पर है। तीनों देखिए, ये देखिए इस पॉइंट पर, तीनों इसी पॉइंट पर तो है। तब पहला नियम आपका क्या हो जाएगा? पहला नियम आपका यही हो जाएगा कि आपका जो आपतित किरण है ना, आपका जो क्या आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। तो लिखेंगे पहले पॉइंट में कि आपतित किरण, इस तरीके से लिखेंगे हम आपतित किरण, कॉमा कौन सी किरण? ये अपवर्तित किरण है। तो यहां से लिख देंगे हम लोग अपवर्तित किरण। यहां से क्या लिख देंगे अपन लोग? यहां से लिख देंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण अपवर्तित किरण हो गया। और किसकी बात करेंगे? बोलिए, और किसकी बात करेंगे? तो और ये आपका जो है अभिलंब है ना, तथा अभिलंब। तो यहां से लिख देंगे तथा अभिलंब। तथा अभिलंब तीनों कहां पर हैं? जो देख रहे हैं आप आपतन बिंदु पर हैं, तो लिख देंगे तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। तो तीनों जो है आपका वह कहां पर होते हैं? आपतन बिंदु पर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं, इस तरीके से। क्लियर? ये बात हो गई आपका। अब अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम आपका क्या होता है? अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम आपका क्या होता है? ये आई है और ये आर है। ठीक है ना, आई है और आपका क्या है? आर है। तो यहां से अगर हम बात करें, आई को हम लोग लिखेंगे, आई के साथ में साइन आई लिखेंगे, और साइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, साइन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जिया। साइन को हिंदी में बोलते हैं जिया। ठीक है, और बटे में आपका आर लिखेंगे, आर मतलब अपवर्तन कोण, और साइन लिख देंगे इसके साथ भी। तो मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या,
का जो अनुपात होता है आपका वह बराबर होता है n के, या फिर n को ही हम लोग म्यू भी लिखते हैं। तो आपतन कोण कीजिया अपवर्तन कोण कीजिया का जो अनुपात होता है वह बराबर n के होता है। n जो है यहाँ नियतांक है। इस n को हम लोग क्या मानते हैं, पहले हम लोग नियतांक लिख देते हैं, ठीक है। पहले यहां हम लोग क्या लिख देंगे, नियतांक लिख देंगे, n या आपका म्यू लिख देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो नियतांक होता है। क्लियर। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। और नियतांक को हम लोग n से या म्यू से लिखते हैं। नियतांक को किससे लिखते हैं, नियतांक को हम लोग जो है वो n या म्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, नियतांक जो है आपका उसको हम लोग n या म्यू से लिखते हैं, जैसा आप ये देख पा रहे होंगे। क्लियर। तो I को हम लोग लिखेंगे, दूसरे नियम को लिखेंगे, I मतलब आपतन कोण है ना, I मतलब आपका आपतन कोण होगा। और यहां आपतन कोण ब्रैकेट में हम I लिख भी दे रहे हैं। आपतन कोण की ज्या, इसको बोलेंगे आपतन कोण की ज्या, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या जिसको साइन बोलते हैं, तो यहां लिख देंगे साइन, तथा अपवर्तन कोण, आर क्या है आपका अपवर्तन कोण है, तो यहां से लिख देंगे तथा अपवर्तन कोण, तथा आपका जो है वो अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तथा अपवर्तन कोण आर हो गया, और आर की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर हो गया का अनुपात जो है, इन दोनों का अनुपात जो है, कि ज्या का जो अनुपात है, ठीक है, का जो अनुपात आपका है वो क्या होता है, नियतांक होता है। का अनुपात जो है नियतांक होता है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपका नियतांक होता है, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम जो आप देख रहे होंगे ये वाला, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसे स्नेल का नियम भी आपको कहते हैं। तो ये बात आपका जानकारी में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आपका आता रहता है ये क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो आपका क्या होता है, नियतांक होता है। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। कोई दिक्कत हो इतनी चीजों में तो बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को। तो उम्मीद करते हैं जितनी चीजें जो पढ़ाई गई हैं वो आपका क्या है, वो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इतने में कोई दिक्कत हो अभी तक तो बताइए, अगर कोई दिक्कत ना हो तो आइए हम आगे चलते हैं। तो चीजें दिक्कत वाली बिल्कुल भी नहीं है, आप मेहनत से पढ़िए, चीजों को ध्यान से पढ़िए। जहां नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बैक करके फिर से समझिए कि क्या बोल रहे हैं। सीखने का 3 तरीका है, आप चीजों को पहले सुनिए, है ना। और पहले काम है आपका क्या, सुनना पड़ेगा। दूसरा काम आपका है कि उसका दिमाग चलाइए आप, है ना, चिंतन करिए उस पर, और फिर जो है उस पर कार्य लगातार करते रहिए। आपको सारी चीजें जो है वो बेहतर तरीके से तैयार हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग, देखते हैं हमारी क्या होने वाली है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो होने वाली है हमारा वो अपवर्तनांक। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हमारी क्या है, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक जो है वो स्नेल के नियम का डिफिनेशन समझ लीजिए है। अपवर्तनांक का मतलब स्नेल का नियम, ठीक है। अपवर्तनांक का मतलब आपका क्या होता है, स्नेल का समझ लीजिए नियम। अगर आपको याद है दूसरा नियम, ये वाला नियम अगर आपका याद है तो समझ लीजिए आपको अपवर्तनांक समझ में आ गया। कैसे, देखिए अभी अभी बताया है, जब एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय मतलब एक ही रंग का प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है, इस तरीके से। कैसे, ये देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसको हम पहला माध्यम बोल सकते हैं, इसको हम दूसरा माध्यम बोल सकते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है
कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। यहां भी तो वही लिखा है ना, का अनुपात नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात है वो नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, तो ऐसे लिखेंगे 1n2। जब ऐसा बोले आपका पहले माध्यम के सापेक्ष, मतलब प्रकाश पहले माध्यम से चलकर जा रही दूसरे माध्यम में, तो जिससे प्रकाश चलकर जाएगी जिस माध्यम से उसे पहले लिखेंगे। जिसमें प्रवेश करेगी, देखिए यहां से प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे में जा रहा है, इसीलिए मैंने लिखा 1n2। जिसमें जाएगी उसको बाद में लिखेंगे और जिससे जाएगी उसे पहले लिखेंगे। और इसको पढ़ेंगे क्या? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का n मतलब अपवर्तनांक जो है आपका कहते हैं। और यहाँ 1n2 बराबर जो फार्मूला होता है आपका वह होता है साइन आई अपान में क्या? साइन आर। क्लियर? बात समझ में आ गई? अगर आपको स्नेल का दूसरा नियम याद है तो वही आपका डिफिनेशन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? आपका नियतांक होता है, और जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और ये आपका जो है वो फार्मूला हो गया। बताइए इतने बात में कोई दिक्कत आप सभी को हो तो? क्लियर? कोई समस्या इतनी चीजों में हो तो आप सभी बताइए मुझे, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है हमारा। ठीक है। अच्छा, नियतांक का मतलब आप सोच रहे होंगे कि इस नियतांक का मतलब क्या होता है, तो हम बताते हैं इस नियतांक का मतलब क्या होता है, समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक की अगर बात करें, अगर हम हीरे के अपवर्तनांक की बात करें तो आपका वह 2.41 होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक है अगर हम बात करें तो वो आपका 2.41 होता है। फिक्स है आपका कि हीरे का अपवर्तनांक 2.41 ही होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नियतांक। हीरा का जैसे अपवर्तनांक फिक्स है कि 2.41 होता है, तो उसी को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? आपका नियतांक बोलते हैं। कोई दिक्कत इतनी चीजों में तो बताइए। आ गई बात समझ में? कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं ना। तो ये चीजें हो गई अपवर्तनांक। कोई दिक्कत इतनी चीजों में हो तो बताएं, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो एक बात आप ये नोटिस कर लीजिए कि अगर एक दिन सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आप इस क्लास में आ रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको अगर अच्छे से चीजों को समझना है तो आप पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करिए, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 10 क्लास आप नहीं पढ़े हैं, आप सीधे इसी क्लास में आके कूद गए हैं, तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ना ही कभी आने वाला है। ठीक है ना? क्योंकि जब आप बेस ही नहीं आपका मजबूत है तो आपका बाद में कहां से ही मजबूत रहेगा। तो आपको करना क्या है, अगर नए हैं इस चैनल पर तो आप पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि क्लासेस को पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करिए और अंत तक देखिए, तो चीजें आपको ज्यादा अच्छी से समझ में आने वाली हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आइए हम आगे बात करते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आगे किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर डिपेंड करता है? अगर हम बात करें किसी माध्यम के अपवर्तनांक की, तो वो किस पर डिपेंड करता है, इसकी बात हम करते हैं। तो अगर किसी माध्यम के अपवर्तनांक की बात करते हैं तो वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति मतलब विरल है कि सघन है। सघन माध्यम होगा तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, विरल माध्यम होगा तो अपवर्तनांक कम होगा। तो वो तो माध्यम की प्रकृति हो गई। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर मतलब चाल अगर ज्यादा होगी, चाल कम होगी, तो अपवर्तनांक चेंज होता है। क्लियर? साथ ही टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। टेम्परेचर ज्यादा कम होगा तो भी आपका क्या होगा, अपवर्तनांक चेंज होता रहता है। यह एक शुद्ध अनुपात है। ये सब चीजें फिक्स है कि किसमें कितना होता है, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, वैसे ही अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अगर हम बात करें कलर में,
अगर हम बात करें कलर में, तो कलर में हमारा जो है वो 7 कलर्स होते हैं। कलर्स में जो है हमारे वो 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज्यादा चाल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा चाल जो है वो रेड कलर की होती है और सबसे कम चाल जो है वो बैगनी रंग की होती है। तो जिसमें चाल ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। जिसमें चाल, जैसे यहां लिख देते हैं, रेड कलर के लिए जो चाल होती है आपकी स्पीड वो मैक्सिमम होती है। वायलेट कलर की जो स्पीड है आपकी वो मिनिमम होती है। ठीक है ना? तो स्पीड जो है वो रेड कलर की मैक्सिमम होती है और वायलेट कलर की मिनिमम। अब जिसकी स्पीड कम होगी, जिस कलर की स्पीड कम होगी उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो यहां से देखिए बैगनी प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक आप देख रहे हैं वो अधिक होता है और रेड कलर के लिए आप देख रहे होंगे, लाल प्रकाश के लिए अगर देख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर बात करें इस तरीके से, तो अगर हम बात करें तो अगर हम इस तरीके से बात करें रेड कलर के लिए, तो रेड कलर की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है और जिसकी वजह से जो अपवर्तनांक होगा न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर हम बात करें जिसमें चाल ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक आपका जो है वो कम होने वाला है। जिसमें चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक आपको जो है वो ज्यादा होने वाला है। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं और देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट आपका लिखा हुआ है। कुछ पॉइंट में जैसे आपका क्या चीजें लिखा हुआ है समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है आपका कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, अभी अभी मैंने बताया जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा ना। चाल ज्यादा तो अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ देखिए अपवर्तनांक कम होता है, पहले ही बता चुके हैं आपको। और विरल माध्यम से, जैसे विरल माध्यम तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जैसे जिसमें अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम भी कहते हैं, ये आपको पहले बता चुके हैं। और जिस माध्यम में चाल जो होती है वो कम होती है उसका अपवर्तनांक आपका देखिए क्या होता है? अधिक होता है। और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसे सघन माध्यम कहते हैं। एक बात आप यहां से और सीखिए। क्या सीखे? बात ये सीखे आप कि विरल माध्यम अगर कोई है, अगर आपका विरल माध्यम है तो विरल माध्यम का जो n होगा, n मतलब अपवर्तनांक, वह आपका जो है अधिकतम होगा। क्यों? अगर बात करें विरल माध्यम के लिए तो अपवर्तनांक आपका क्या होगा? अधिकतम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका n के लिए जो है वो क्या होगा? न्यूनतम। कुछ भी बोल रहे हैं, अधिकतम कैसे होगा? आपका न्यूनतम जो है वो होने वाला है। क्लियर? लेकिन अगर इसी को माने अगर हम सघन माध्यम, अगर इसी को हम माने क्या सघन माध्यम के लिए, तो देखिए यहां पर लिखा है सघन माध्यम जो होगा उसका अपवर्तनांक आपका अधिक होता है। तो सघन माध्यम जो होगा उसका n आपका जो है वो क्या होगा? अधिकतम होगा। तो यहां से लिख दिया आपका अधिकतम। क्लियर? कोई दिक्कत इतनी चीजों में? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें बैगनी प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है। अगर हम बात करें बैगनी प्रकाश के लिए आपका, ठीक है, देखिएगा चीजों को कि बैगनी प्रकाश के लिए अगर बात करें तो अभी अभी मैंने बताया था अपवर्तनांक का मान जो है अधिकतम। क्यों? चाल कम होती बैगनी रंग की। और लाल रंग के लिए अगर बात करें तो क्या होगा? न्यूनतम। क्यों न्यूनतम होगी? क्योंकि रेड कलर का जो स्पीड है, लाल रंग की जो स्पीड है वो आपकी क्या होती है? लाल रंग की स्पीड मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है। लेकिन अगर बात करें बैगनी रंग के लिए तो बैगनी रंग की जो स्पीड है आपकी वो क्या होती है? मिनिमम होती है। इस वजह से बैगनी रंग की चाल जो होगी आपकी वो कम होने वाली है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या चीजें लिखा है। अब यहां से लिखा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है, क्या लिखा है? जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। अभी वही चीजें तो पढ़ रहे हो कि जिसमें अपवर्तनांक कम, स्पीड मैक्सिमम।
तो देखिए जिसका अपवर्तनांक आपका कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इस तरीके से। और उदाहरण के लिए अगर बात करें, तो जैसे केरोसिन हो गया, तारपीन का तेल हो गया और जल हो गया। और केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है, और जल का जो अपवर्तनांक है यहां से देखिए 1.33 होता है। तो जल में प्रकाश की चाल देखिए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, केरोसिन का, फिर सबसे कम केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, तारपीन के तेल का 1.47 और जल का 1.33। तो जिसका अपवर्तनांक जल का सबसे कम है तो जल में प्रकाश की चाल जो है सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? जैसे कि लिखा है एक का अपवर्तनांक 1.41 है, एक का अपवर्तनांक 1.47 है और एक का अपवर्तनांक 1.33 है। तो अपवर्तनांक सबसे कम किसका है, 1.33। तो इसमें जो स्पीड है, अगर हम बात करें इसकी स्पीड, तो इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों? अपवर्तनांक आपका कम है, इस वजह से स्पीड आपकी जो है वो मैक्सिमम होने वाली है। क्लियर? तो ये चीजें भी आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे साथ में। आगे बात करते हैं और देखते हैं आगे हमारी क्या चीजें होने वाली है। आइए देखते हैं, ध्यान से आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम इस तरीके से बात करें अपवर्तनांक के प्रकार की, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो अपवर्तनांक के प्रकार की है। और अपवर्तनांक का प्रकार क्या होता है बात करते हैं इसके बारे में भी। तो सीधी सी बात जानिए, अपवर्तनांक के अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो अपवर्तनांक हमारा दो प्रकार का होता है। पहला जो हमारा होता है उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। पहला जो होता है हमारा बेटा वह आपका होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, पहला आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है और दूसरा आपका जो होता है वह आपका होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला आपका जो होगा वो होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा जो है आपका होने वाला है, दूसरा वह आपका होने वाला है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर? पहला आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा और दूसरा आपका सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं समझिएगा चीजों को, कि निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका क्या होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो जैसे जब प्रकाश की चाल, अगर हम पहले कंडीशन पर चलें आपका, जहां पर प्रकाश के अपवर्तन पढ़ाए थे आपका, तो यहां से आप देख रहे होंगे प्रकाश वायु से कांच में जा रही है। तो जब प्रकाश वायु से चाहे कांच में जाए चाहे जल में जाए, ठीक है, जब प्रकाश वायु से कांच में अगर जा रही है तो ऐसे माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर प्रकाश वायु से चाहे जल में जाए चाहे कांच में जाए या ईटीसी कोई भी माध्यम हो, तो जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर? और निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए आपका जो फार्मूला होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग n से लिखते हैं और n इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, प्रकाश किससे जाता है, वायु से, तो वायु में प्रकाश की चाल को c लिखेंगे और जल में जा रहा है या कांच में जा रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। तो फार्मूला होता है n इक्वल टू आपका c अपान v होता है, जहां पर आपका c जो है वो वायु में प्रकाश की चाल होगी, c जो है वो वायु में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, c आपका वायु में प्रकाश की चाल होगी और v जो होगा किसी माध्यम में आपका प्रकाश की चाल होगा। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होगा। जैसे अगर हम बात करें जल, कांच, हीरा, ईटीसी, इस तरीके से। ठीक है ना? अगर जल की बात करें, कांच की बात करें तो उसमें प्रकाश की चाल आप जो है वो v मानेंगे, लेकिन c जो है वो वायु में प्रकाश की चाल आप c मानेंगे और c का मान फिक्स होता है हमेशा के लिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना? तो ये बात हो गई। लेकिन अगर हम इसी तरीके से सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, किसे कहते हैं,
तो सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे होगा समझिएगा। जैसे प्रकाश की किरण किससे किसमें जा रही है, वायु में नहीं जानी चाहिए। प्रकाश की किरण जैसे कांच से जल में जा रही है, प्रकाश की किरण कांच से हीरे में जा रही है, प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, प्रकाश की किरण किसी से किसी माध्यम में जाए, वायु को छोड़ के, वायु को छोड़कर किसी भी माध्यम में जाए, तो अपवर्तनांक को हम लोग लिखेंगे पहले माध्यम में। जैसे यहां देखिएगा, अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे, समझिएगा यहां से कि ये पहला माध्यम है जैसे कांच। अगर यहां वायु की जगह जल होता तो कांच में प्रकाश की चाल को हम लोग v लिखते हैं, और अगर यहां जल होता तो यहां भी प्रकाश की चाल को v लिखते, और v1 इसको मानते और इसको आपको क्या मानते, v2 मानते। अगर जल होता तो यहां प्रकाश की चाल को हम लोग क्या मानते, अगर जल होता तो प्रकाश की चाल को v2 लिखते, लेकिन यहां वायु लिए हैं इस वजह से। ठीक है, तो अगर हमें लिखना हो यहां पर, अगर हमें यहां पर वायु की जगह जल लिखना हो तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर यहां पर हमको जल लिखना तो हम जल लिख देंगे, तब कांच में प्रकाश की चाल को v1 और जल में प्रकाश की चाल को हम लोग v2 लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या बोलेंगे, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को v1 लिखेंगे और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या लिखेंगे, v2 लिखेंगे। v1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और v2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। v2 आपका जो है वो क्या है, दूसरे माध्यम में आपका जो है वो प्रकाश की चाल होने वाला है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होने वाला है। तो जब भी आपका क्या बात करे, जब भी आपका बात करे इस तरीके से, v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल होगा, v2 दूसरे माध्यम में आपका प्रकाश की चाल होगा। क्लियर। तो जब न्यूमेरिकल लगाने की बारी आएगी, डेफिनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो सापेक्ष अपवर्तनांक आपका होगा। जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करेगा तो आपका वो जो है वो क्या होने वाला है, वो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक होने वाला है। वायु से किसी माध्यम में जाएगा तो निरपेक्ष, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो सापेक्ष। ये डिफिनेशन हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। फार्मूला जानिएगा कि जब भी न्यूमेरिकल लगाना होगा, वायु की बात करेगा तो आप इस फार्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है, और सापेक्ष अपवर्तनांक जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगा तो उसे हम लोग जो है सापेक्ष अपवर्तनांक मान के ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां अगर प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो लिखेंगे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का क्या, अपवर्तनांक, और यहां लिखेंगे वायु से इसमें ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए हम क्लासेस को यहीं पर जो है एंड करेंगे। कल हम लोग इसमें आगे की चीजों को पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, तो इतना पहले आज आप बेसिक पढ़ के आइए, और जब आपको बेसिक पूरा समझ में आ जाएगा ना तो आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझा देंगे। क्लियर, सारी चीजें आपको जो है वो अच्छे से हम समझा देने का काम यहां से करने वाले। ये रहा। ठीक, तो अगर इतनी चीजों में आप सभी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो, जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं नहीं समझ में आई हैं, कमेंट में आप लिख दीजिए। समझ में आ गया है तो वीडियो को और बच्चों तक शेयर कर दीजिए। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आपको पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए बस चीजों को। क्लियर, और यहीं पर आज हम अपनी क्लासेस को जो है वो स्टे करते हैं, है ना, यहीं पर आपका रोकते हैं, और नेक्स्ट डे आप सभी की फिर से क्लासेस को हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे जाते जाते इजाजत दीजिएगा, है ना। और जाते जाते आपको यही कहेंगे कि अगर जिद जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते, है ना। जिद जीत की हो तो घाव जो है वो मायने नहीं रखते। किसी भी परिस्थिति में आप जो है वो क्या कर सकते हैं, तीन चीजें आप जानिए। अगर आप अपना सब कुछ खो दिए हैं और आपके पास चरित्र जिंदा है तो आप किसी भी चीज का जो है वो आप हर एक परिस्थिति को संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो समझ लीजिए सब कुछ चला गया। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका चरित्र भी चला गया और आपके पास कॉन्फिडेंस है
तो आप हर चीजों को वापस ला सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप किसी भी काम को जो है वो नहीं कर पाएंगे बेहतर। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, क्लासेस को अच्छे से पढ़िए, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हम जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आज नहीं कर सकते हैं तो कल हमारी बारी आएगी, परसों हमारी बारी आएगी, कभी ना कभी तो आने वाली ही है ना। एक समय होता है, समय सबका होता है। आज कोई और है, कल आप होंगे, और परसों जो है नेक्स्ट कभी कोई और होने वाला है। तो ये सब प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है, परिवर्तन ही आपका संसार का जो है नियम है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बाकी आपके साइंस सब्जेक्ट को हम आपको मजबूती के साथ पढ़ाएंगे और कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होने नहीं देने वाले हैं। बस आप कंधे से कंधा मिला के चलते रहिए, बाकी जिम्मेदारी जो है हम आपके साथ पूरी तरीके से निभाने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को चलते हैं, क्लासेस को अच्छे से एंजॉय करिएगा, सेलिब्रेट करिएगा। नेक्स्ट डे आप सभी के साथ आते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।